मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसा कि हमारा बीएससी पार्ट सेकंड का जो टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन की कारिकी, उसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, मैकेनिकल पार्ट जो किडनी में पूरा हो रहा था उसमें क्या क्या था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीएब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद सीक्रेशन होता है जो डीसीटी करती है, जैसा कि मैंने ब्रीफ में आपको डायग्राम बनाया था जब बताया था। तो जब रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो हैनले का लूप जो हमारा होता है बॉडी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर जो पाया जाता है, जिसका वाटर को क्या करने का काम होता है, वाटर को और साल्ट को क्या करता है, वो एब्जॉर्व करता है। और हमारा जो यूरिन बनता है, यूरिन कितना कंसनट्रेट होना चाहिए, यूरिन की जो सांद्रता है वो डिपेंड करती है इस पे काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। ये रीएब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ही है कि किस प्रकार जो मूत्र के सांद्रण की जो प्रक्रिया है उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, तो काउंटर करंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि हैनले का लूप जानते हैं आप यू आकार का है, जो दो के बीच में यानी कि पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और साथ ही डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है यू आकार का, जो दोनों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनले। क्योंकि हैनले नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, इसके बारे में स्टडी की थी, बताया था। तो आज हम यही पढ़ रहे हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है और ये किससे रिलेटेड है। एक्चुअली हैनले का लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये सारा मिल करके किस प्रकार से हमारे जो टिश्यू फ्लूइड को और साल्ट को यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, और यूरिन का फॉर्मेशन जो हो रहा है, मूत्र का निर्माण हो रहा है, तो ये मूत्र कितना अधिक सांद्र है, इसकी जो सांद्रता है उस सांद्रता को बताने के लिए जो है हम काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। जैसा कि भी मैंने कहा, तो ये जो आप इसको काउंटर करंट क्यों कह रहे हैं, क्यों नाम पड़ा इसका काउंटर करंट, क्योंकि जैसे कि हैनले के लूप के जो दो पार्ट हैं, अपन एक भुजा उसकी कौन सी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब, जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ नीचे की तरफ जा रही है, और दूसरी होती है असेंडिंग लिम्ब, जो मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ जा रही है। तो दोनों के अंदर जो फ्लूइड है, जो फिल्ट्रेट है, वो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं। तो जब दोनों फ्लूइड जो है इधर डिसेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग लिम्ब में जब ऑपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, काउंटर करंट कहा गया। तो अभी अपन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं ये सारा क्लियर करूँगा। उससे पहले अपन जो बता रहा था मैं आपको कि किस तरीके से अपन कौन से टॉपिक के अंतर्गत ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूत्र के सांद्रण की जो प्रक्रिया है उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा बताया जाता है कि यूरिन कितना अधिक सांद्र है। अब सांद्र का मतलब है कि उसमें से जो वाटर है, अधिकतम वाटर को एब्जॉर्व कर लिया गया है, ठीक है, और उसके अंदर साल्ट है, यूरिया है, और आप जानते हैं कि और उसमें वाटर कंटेंट है 97%, तो यूरिन के अंदर वाटर ही होता है, ठीक है, यूरिया होता है, कुछ मात्रा में क्रिएटिनिन भी पाया जाता है, यूरिक एसिड भी पाया जाता है कुछ, जब यूरिन का कंपोजिशन बताऊंगा तो अपन पढ़ेंगे। तो मूत्र के सांद्रण की जो ये प्रक्रिया है ये कैसे होती है, और कैसे हमारा जो नेफ्रॉन है या किडनी है वो कैसे टिश्यू फ्लूइड को या बॉडी फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बैलेंस करती है, वो हम आज स्टडी करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो चलिए, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म किसने दी, वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक थे। एक तो श्मिट था, श्मिट, नेल्सन, एक उल्रिक था, और एक वैज्ञानिक का नाम था रिलेग। इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म बताई, स्टडी किया इसके बारे में, और बताया कि इसका मूत्र के निर्माण में किस प्रकार से रोल है। तो चलिए अपन देखते हैं किस प्रकार से ये हैनले के लूप का जो रोल है, मेन हैनले के लूप का जो रोल है, वो किस तरीके से काउंटर करंट मैकेनिज्म को पूरा करता है मूत्र के सांद्रण को। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ हमने इस तरीके से बनाया था, ये हमारा बॉमैन कैप्सूल, बॉमैन कैप्सूल से क्या निकलती है, इस तरीके से ये क्या है, पीसीटी, आपको पता है,
और पीसीटी जब नीचे की तरफ चलती है इस प्रकार से, ये क्या है, हैनले का लूप। देखिए ये जो हैनले का लूप आप देख रहे हैं इस प्रकार से, हैनले के लूप की एक भुजा तो पतली होती है और हैनले के लूप की जो दूसरी भुजा होती है वो कैसी होती है, थोड़ी थिक होती है। तो हम इसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बना सकते हैं। ये हैनले के लूप की थिक मैम वो है जिसे हम क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और डिसेंडिंग लिम्ब की जो भुजा होती है ये कैसी होती है, थिन होती है, थोड़ी पतली होती है। जबकि असेंडिंग लिम्ब की जो भुजा होती है कैसी होती है, ये थिक होती है। कैसी होती है, थिक। चलिए, और ये अपनों को पता ही है कि ये वाला पार्ट कौन सा, ये थिन असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो पीसीटी थी और पीसीटी के अलावा इस प्रकार से यहाँ पे आपको पता है क्या होती है, ये डीसीटी होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये डीसीटी जो है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, किस में खुलती है जाकर के, ये खुलती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये कलेक्टिंग डक्ट है, देखिए कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी ये नीचे जाकर के इस प्रकार से डक्ट ऑफ बेलेनाई भी कह सकते हैं हम इसको, इस तरीके से। हम पढ़ रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में इनका क्या रोल है, अभी देखिए कौन कौन से भाग में किस प्रकार से यूरिन का या यूरिन कंसंट्रेट कैसे होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स का और ये बैलेंस होता है। ठीक है, ये क्या है, डीसीटी, और ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी कि जो बॉमेन कैप्सूल के पास में जो कुंडलित नलिका पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल, और जो ग्लोमेरुलस से दूर पाई जाती है यहाँ इसको कहते हैं डिस्टल ग्लोमेरुलस। दोनों कुंडलित नलिकाओं के बीच में जो यू आकार का भाग मेडुला में जो धंसा हुआ है, ये वाला पार्ट कौन सा है, आउटर मेडुला, आउटर मेडुला। और ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है, इनर मेडुला। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये मेडुला की तरफ जब इस तरीके से बढ़ रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, इस तरीके से टिश्यू फ्लूइड इसमें नीचे की तरफ बढ़ता है। अब इसके अंदर जो ये फिल्ट्रेट आ रहा है यहाँ से, ये हमारी क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, जो इसमें इस तरीके से एंटर करके ब्रांच्ड हो गई थी। ठीक है, इसको अपन क्या कह रहे थे, इफरेंट आर्टरियोल। और ये क्या है भाग, ग्लोमेरुलस, और ये क्या था, बॉमेन्स कैप्सूल। हम पढ़ रहे हैं जो ये मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया कैसे हो रही है। देखिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी, ये एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में टिश्यू फ्लूइड बहता है, एक दूसरे में विपरीत बहता है। यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है और इधर ऊपर जा रहा है, तो ऑपोजिट बह रहा है टिश्यू फ्लूइड या फिल्ट्रेट, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को और टिश्यू फ्लूइड को बैलेंस भी किया जाता है, और साथ ही यूरिन कितना कंसंट्रेट होगा वो इसी पे डिपेंड करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं, ये क्या थी, एफरेंट आर्टरियोल, अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है यहाँ से छन करके जो आया है, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से, और बॉमेन कैप्सूल से छन करके जो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है, इसके अंदर मीडियम, मैंने कल आपको बताया था, इसमें मीडियम कैसा होता है,
आइसोटोनिक मीडियम होता है, इसमें आइसोटोनिक मीडियम पाया जाता है। और देखिए इसकी जो सांद्रता होती है, यानी कि ब्लड के अंदर या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है, हम उसे जो इसमें साल्ट्स की, और ये इस कंसंट्रेशन को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं? ऑस्मोमोल, ऑस्मोमोल प्रति लीटर इसमें डिनोट करते हैं। और बॉडी फ्लूइड जो हमारा होता है, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी किडनी दो काम करती है। क्या क्या काम करती है? नंबर 1 बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन। ठीक है, तो ये दो काम करती है, बॉडी फ्लूइड का रेगुलेशन करती है और इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, जो आयन्स होते हैं, साल्ट होते हैं, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखने के लिए किडनी ये दो काम करती है मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक तो बॉडी फ्लूइड का रेगुलेशन करेगी कि उसमें वाटर कंटेंट कितना है, उसमें साल्ट कितना है, होम्योस्टेसिस कंडीशन में बनाए रखेगी। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस कंडीशन में रखती है, तो होम्योस्टेसिस कंडीशन बनी रहती है। इस वजह से व्यक्ति, प्राणी जो है वो जीवित रह पाता है। तो किडनी हमारा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है। उसी के तहत अपन पढ़ रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो देखिए बॉडी फ्लूइड का जो इसमें कंसंट्रेशन हम बात करते हैं, जो फिल्ट्रेट है, इसमें जब कंसंट्रेशन को अपन ज्ञात करते हैं तो उसको इससे डिनोट करते हैं, किससे? ऑस्मोमोल प्रति लीटर। तो सामान्यतः अपन देखते हैं कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसकी कंसंट्रेशन या सांद्रता कितनी होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस जगह देखिए ये जो पीसीटी है, यहाँ पीसीटी के पास इस जगह कितनी होती है? ये 300 ऑस्मोमोल प्रति लीटर। ठीक है, ये देखिए कितनी है? 300 ऑस्मोमोल प्रति लीटर है। बॉडी फ्लूइड के अंदर जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन जो है वो इतनी पाई जाती है सामान्य अवस्था के अंदर। और यहाँ अपन देख रहे हैं, अपन आगे की बात कर रहे हैं, यहाँ मीडियम कैसा था? आइसोटोनिक थी। ये इसका मतलब है कंसंट्रेशन जो है इसमें बाहर के अकॉर्डिंग क्या है? बैलेंस कंडीशन में पाई जा रही है। जो प्लाज्मा के अंदर यानी ब्लड प्लाज्मा में प्लस इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एकदम बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए इसको आइसोटोनिक मीडियम कहते हैं। अब ये आइसोटोनिक मीडियम आपको पता है, जैसे जैसे हैनले की लूप की डिसेंडिंग लिम्ब में प्रवेश करता है, तो ये जो हैनले का लूप है इसका मुख्य काम क्या था? आपको मैंने बताया था, जब रीएब्जॉर्प्शन पढ़ाया था तो बताया था कि हैनले के लूप की जो दोनों भुजाएं हैं, एक पतली है, इसको बोलते हैं थिन, जो नीचे की तरफ जा रही है, और दूसरी कैसी है? मोटी, जिसे बोलते हैं थिक असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं इसको, क्योंकि ऊपर की तरफ ये भुजा जा रही है इसलिए आरोही भुजा कहते हैं इसको, और ये नीचे की तरफ जा रही है इसलिए इसको अवरोही भुजा कहते हैं। तो ये पतली होती है और ये कैसा होता है? मोटा भाग होता है। अब देखिए दोनों के अंदर अलग अलग काम हो रहा है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हैनले के लूप का मुख्य कार्य क्या है? H2O का यानी कि वाटर का अधिकतम अवशोषण करना। अधिकतम पानी इसी में एब्जॉर्ब होता है हैनले के लूप में। ठीक है, और साल्ट का भी ये क्या करता है? अवशोषण करता है। तो इसके एक भाग में डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होगा कि वाटर जो है एब्जॉर्ब, इस प्रकार से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से निकल करके इस तरीके से आता रहेगा। ये H2O चला गया कहाँ? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इधर भी H2O कहाँ चला गया? टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इधर चला गया H2O टिश्यू फ्लूइड में, इधर चला गया टिश्यू फ्लूइड में। इस तरीके से आप देखिए जैसे जैसे डिसेंडिंग लिम्ब में अपन नीचे की तरफ जाते रहते हैं तो पानी जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, देखिए दो प्रकार से अवशोषण होता है। ये जो फिल्ट्रेट है इसका टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो अवशोषण है दो प्रकार से होता है। एक को अपन कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा जो पॉजिटिव आयन्स हैं, जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। जबकि वाटर का और बाकी के जो पदार्थ हैं उनका पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अवशोषण होता है। इसके अंदर हैनले के लूप की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होता जा रहा है? अवशोषण होता जा रहा है। और किस में हो रहा है? ये क्या चीज़ है? टिश्यू फ्लूइड। ये क्या है? टिश्यू फ्लूइड।
और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ब्लड वेसल है मुख्य रूप से, रीनल आर्टरी जिसको बोलते हैं। रीनल आर्टरी। अब देखिए कि यहाँ पे आप ये देखिए कि इसमें डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जब अपन नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो पानी अवशोषित होता जा रहा है, जैसा आप जानते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और वाटर क्यों अवशोषित होता जा रहा है, क्योंकि हैनले के लूप की जो ये भुजा होती है, डिसेंडिंग लिम्ब जिसको बोलते हैं, ये वाटर के लिए तो पारगम्य होती है, यानी कि परमिएबल होती है। और जबकि आयंस के प्रति जो सोडियम क्लोराइड आयन जो पाए जा रहे हैं इसके अंदर, ये फिल्ट्रेट जो इसके अंदर आ रहा है, नलिका में बह करके जो फिल्ट्रेट आ रहा है, उस फिल्ट्रेट के अंदर जो आयंस पाए जा रहे हैं उनके प्रति ये भुजा क्या होती है, अपारगम्य होती है। इसलिए केवल पानी के पारगम्य होने की वजह से जो इसके अंदर का वाटर होता है वो निकल करके कहाँ चला गया, टिश्यू फ्लूइड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब जब ये पानी टिश्यू फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो गया तो आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो सांद्रता भी क्या होती जाएगी। ये जो सांद्रता आप देख रहे हैं जो 300 ऑस्मोमोल प्रति लीटर थी यहाँ पीसीटी के अंतिम भाग पर, जहाँ से हैनले के लूप की शुरुआत थी, तो आपको पता है कि सांद्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और सांद्रता को अपन कैसे मानते हैं कि जैसे जैसे आयनों का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और वाटर रिमूव होता जाएगा तो वो चीज़ क्या होती जाएगी, अधिक कंसंट्रेट होती जाएगी। और सांद्रता को अपन किससे नापते हैं, ऑस्मोमोल प्रति लीटर, परासरण सांद्रता जिसे हम कह रहे हैं ऑस्मोमोल प्रति लीटर में नापते हैं। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये कहती है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं कॉर्टेक्स भाग से, ये वाला भाग कौन सा है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स भाग से अपन नीचे हैनले के लूप के अंदर मेडुला भाग की तरफ जब बढ़ते हैं तो ये कंसंट्रेशन, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जब पानी निकल गया तो इसके अंदर क्या बचा, साल्ट बच गए, यूरिया बच गया, यूरिक एसिड बच गया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो सांद्रता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस जगह कंडीशन आकर के वाटर निकलने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे आते आते ये सांद्रता देखिए बढ़ती जाएगी। कैसे, यहाँ पे 300 थी, यहाँ मान लीजिए कितनी हो गई, 400, फिर यहाँ पे आते आते कितनी हो गई, 600, यहाँ पे आते आते कितनी हो गई, 800। जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन सांद्रता जो है इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और यहाँ आते आते ये कितनी हो जाती है, 1200 से 1400 के करीब हो जाती है। यहाँ पे हो गई 1000, और यहाँ आते आते कितनी हो जाती है कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पे कितनी हो जाती है, 1200 से 1400 के बीच में कंसंट्रेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मीडियम है ये कैसा हो गया, इस यहाँ पे मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीडियम हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि जैसे जैसे अब अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो हैनले के लूप की जो ये भुजा है एसेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर जब फ्लूइड ऊपर की तरफ गति करेगा तो क्या होगा कि यहाँ की ये जो वाली भुजा आप देख रहे हैं, एसेंडिंग लिम्ब जो देख रहे हैं, एसेंडिंग लिम्ब की जो ये वाला पार्ट है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किसके लिए परमिएबल होती है, सोडियम आयनों और क्लोराइड आयनों के प्रति, या जो आयन्स है उनके प्रति, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रति क्या होती है, ये पारगम्य होती है। जबकि वाटर के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। जस्ट इसका ऑपोजिट, यहाँ पे क्या हो रहा था, पानी के लिए पारगम्य और साल्ट के लिए अपारगम्य, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, साल्ट के लिए तो क्या है, पारगम्य, लेकिन वाटर के लिए क्या है, अपारगम्य। तो ऑपोजिट कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, साल्ट के लिए परमिएबल है, तो आप देखिए इसमें से सोडियम आयन निकलते जाएंगे, ऐसे क्लोराइड आयन निकलते जाएंगे, ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन। ठीक है, इस प्रकार से क्लोराइड आयन, तो इनके सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनके एब्जॉर्ब होने के बाद आपको पता है कि ये जो सांद्रता है, आयन जब निकल गए एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो इसमें वाटर का कंटेंट क्या होता जाएगा, जैसे जैसे हम हैनले के लूप के असेंडिंग लिम्ब में मेडुला भाग से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो पानी की मात्रा इसके अंदर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वाटर कंटेंट बढ़ते बढ़ते, क्योंकि इसको कहते हैं डाइल्यूशन, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूशन। और इधर कैसा हो रहा था, कंसंट्रेट होता जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रही थी, सांद्रता बढ़ती जा रही थी,
और इधर से जा रहे हैं ऊपर, तो पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ क्या होता जा रहा है, तनुकरण हो रहा है या डाइल्यूशन होता जा रहा है। अब डाइल्यूशन होने से ये जो आप सांद्रता देख रहे हैं ऑस्मोमोल 1200 से 14 ऑस्मोमोल, ये क्या हो जाए, ऊपर पानी की मात्रा का बढ़ते बढ़ते क्या होती जाएगी, डाइल्यूशन होते होते यहाँ तक क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या कंडीशन होगी, देखिए 1200 से 1400 था, तो इधर कितना हो जाएगा 1000, फिर वापस से इधर 800, ऐसे होते होते इधर कितनी हो जाएगी, इधर मान लिया 400, और ऐसे होते होते वापस यहाँ पे आते आते क्या हो जाती है, ये यहाँ पे आते आते कितनी हो जाती है, 200 के करीब हो जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं 200 ऑस्मोमोल प्रति लीटर के करीब हो जाती है, और वापस इसमें आते आते यहाँ तक कितनी हो जाती है, 300 ऑस्मोमोल प्रति लीटर हो जाती है। ये कंडीशन देखिए, अब सांद्रता क्या होती जा रही है, घटती जा रही है असेंडिंग लिंब में, और यहाँ क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती जा रही है, अब वापस से क्या होगा, ये जो डीसीटी आप देख रहे हैं, डीसीटी के अंदर क्या होता है, ऊपर से इसके जो ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, पेरी कैपिलरी, ये देखिए ये ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, इसको क्या कहते हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करती है कि अपने कुछ पदार्थों को डायरेक्ट इसके अंदर छोड़ देती है। किस में छोड़ देती है, डीसीटी ट्यूब के अंदर डायरेक्ट छोड़ देती है बिना फिल्टर किए। इस प्रोसेस को अपन सीक्रेशन कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि यहाँ से ये फिल्टर होकर के, देखिए ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर के जो ये पदार्थ जा रहा था फिल्ट्रेट, ये इस ट्यूब के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये कंसंट्रेट हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि जो वासा रेक्टा होता है, वासा रेक्टा का मतलब है कि ब्लड कैपिलरीज का जो जाल होता है, ये इसके ऊपर जो नेफ्रॉन के ऊपर क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है, इसके जस्ट ऊपर पाई जाती है ब्लड वेसल, जैसे ये वाली है। तो ये वाली जो ब्लड वेसल है आप देख रहे हो कि ये डीसीटी के अंदर डायरेक्ट अपना सीक्रेशन छोड़ देती है, और डायरेक्ट सीक्रेशन छोड़ने की वजह से क्या क्या छोड़ देती है, ये अमोनियम आयन, या जिसको हम अमोनिया भी कह सकते हैं, ठीक है, और किसको छोड़ सकती है, ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे पेनिसिलिन, इनको क्या कर देती है, ये डायरेक्ट इसमें छोड़ देती है। तो इसमें डायरेक्ट छोड़ने से वापस से सांद्रता, आपको पता है कि जब आयंस वापस से इसमें छोड़ दिए गए, और कौन सा, पोटेशियम आयंस भी छोड़ देती है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इसमें सीक्रेशन छोड़ने की वजह से डीसीटी के अंदर आपको पता है कि आयनों की मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है, इसकी सांद्रता वापस से बढ़ जाती है। तो जैसे यहाँ 300 थी, तो यहाँ पे अब कंडीशन कैसी होगी, देखिए यहाँ आपको बताया था आइसोटोनिक कंडीशन थी, यहाँ पे हाइपरटोनिक है, और जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ 200 ऑस्मोमोल कंसंट्रेशन होगी, तो यहाँ मीडियम, ये कैसी होगी कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक मीडियम हो जाएगा। अब आप देखिए इस प्रकार से ये सीक्रेशन होने की वजह से डीसीटी के अंदर तो क्या होता है, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी वापस से डीसीटी के अंदर भी, और यहाँ आते आते अब कलेक्टिंग डक्ट जो होती है, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, और इसके अंदर जो है किस किस का अवशोषण हो जाता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, दोबारा जो पानी होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है इसके द्वारा भी। तो पानी अवशोषित होने से वापस से ये आयन भी छोड़ दिए डीसीटी ने, और ऊपर से पानी भी अवशोषित होता जा रहा है। तो दोबारा अपन ऊपर से नीचे की तरफ इस कलेक्टिंग डक्ट में या नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ तक आते आते जो यूरिन होता है हमारा, ये जो यूरिन है, मूत्र है, ये अत्यधिक क्या होता जाता है, सांद्र होता जाता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इस प्रकार से इसमें यहाँ कंडीशन है, मीडियम कैसा होता जाएगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक हो जाएगा, वापस से मीडियम कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक मीडियम हो जाएगा। तो आपने देखा कि दोबारा से सांद्रता बढ़ गई। यहाँ हैंडले के लूप में जो कॉर्टेक्स का भाग, मेडुला का भाग जो निचला था, यहाँ पे हाइपरटोनिक मीडियम था, और वापस से जो है आयंस वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स में आ गए, तो वापस से मीडियम यहाँ तक आते आते कैसा हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे देखिए, ये कितना पाया जा रहा है, अब ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब हो गया, तो मीडियम क्या होता जाएगा, 500 हो गया, ऑस्मोलैरिटी कंसंट्रेशन जो है 500 हो गया, इस जगह मान लो 600 हो गया, फिर 800 हो गया। फिर जैसे जैसे पानी अवशोषित होता जाएगा तो क्या होगा, नीचे आते आते तक वापस से यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इतनी 1200 से लेकर के 1400 तक कंसंट्रेशन वापस से हो जाएगी ऑस्मोमोल प्रति लीटर।
तो इस कंडीशन को आप देख पा रहे हैं, इसको अपनों ने काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ से जैसे जैसे अपन इसमें बढ़ते जाते हैं नीचे, यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन होगी क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। और दूसरी कंडीशन के अंदर जो दूसरी आप लूप देख रहे हैं डिसेंडिंग, ये वाली कौन सी भुजा है, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अपन ऊपर बढ़ते हैं तो आयंस, सोडियम क्लोराइड आयन जो है ये क्या होते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। तो इनके एब्जॉर्ब होने से क्या होता है, वापस से वाटर की कंटेंट इसमें बढ़ती जा रही है टिश्यू फ्लूइड में, और बढ़ने से यहाँ पे वापस ये मीडियम कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक होने के बाद वापस डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं सीधे कुछ पदार्थों को डायरेक्ट इसमें डाल देती है, कुछ आयंस को, ड्रग्स को, जिसकी वजह से वापस सांद्रता बढ़ गई। अब यहाँ तक नीचे आते आते जो कलेक्टिंग डक्ट है ये वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है, तो पानी को अवशोषित करती जाएगी, तो आयनों की मात्रा अब बचेगा क्या, यूरिन के अंदर क्या बचता है, यूरिक एसिड बचता है ना, और यूरिया बचता है, तो जिसकी वजह से सांद्रता इस जगह वापस 1200 से 1400 ऑस्मोमोल होगी। इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये पानी के अवशोषण और साल्ट के अवशोषण से संबंधित है कि यूरिन कितना अधिक सांद्र होगा, ये इस काउंटर करंट मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करता है। और एक चीज़ है कि इसके अंदर वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए एक हार्मोन की आवश्यकता होती है, जो हैनले के लूप के अंदर जो एक हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे सीक्रेट होने वाला पोस्टीरियर लोब से ये हार्मोन है। तो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी मात्रा कम होने लगती है, वाटर की मात्रा कम होने लगती है, तो ये क्या करता है, इसकी सीक्रेशन करता है, और सीक्रेशन से वाटर का कंटेंट क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब होता चला जाता है, हैनले का लूप उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है एक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और देखिए मछलियों के अंदर जो बॉनी फिश होती है उसमें ये ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता, तो उसमें डायरेक्ट बाकी का सारा काम, यूरिन कंसंट्रेशन का काम कौन करता है, ये जो आप देख रहे हैं डीसीटी और ये बाकी का जो पार्ट होता है नलिका का, यही पूरा करता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि मूत्र का सांद्रण या यूरिन कितना कंसंट्रेट होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा, जिन वैज्ञानिकों ने रेलिग, उलरिच आदि ने बताया, उसके बारे में आज अपनों ने स्टडी की। सीक्रेशन के बारे में भी देखा कि किस तरीके से सीक्रेशन प्रोसेस होता है, कि डायरेक्ट कैपिलरीज जो होती हैं वो सीधे अपना बिना फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हुए ग्लोमेरुलस में सीधे उत्सर्जी पदार्थों को इसमें छोड़ देती है, उसको सीक्रेशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, थैंक यू।